Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover the sixth chapter of class 10th NCERT Geography. The name of the chapter is Manufacturing Industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है और वो किस एक्टिविटी में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Manufacturing किसे कहते हैं? जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का लार्ज क्वांटिटीज में आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. People जो employed होते हैं secondary activities में वो manufacture करते हैं primary materials को into finished goods में. The workers employed in steel factories, car, breweries, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एटसेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी. जो वर्कर एम्प्लॉयड होते हैं इन फैक्ट्रीज में, इन इंडस्ट्रीज में, वो आते हैं इस कैटेगरी में, सेकेंडरी एक्टिविटी में. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंट्री की वो मेजर की जाती है डेवलपमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के. इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको कंसिडर किया जाता है बैकबोन डेवलपमेंट का इन जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन पर्टिकुलर. मेनली क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो सिर्फ हेल्प नहीं करती मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को, बल्कि वो एग्रीकल्चर को जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी या फिर किसी भी इकोनॉमी की, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल. वो रिड्यूस करती है जो हैवी डिपेंडेंस होता है पीपल का एग्रीकल्चर पे. इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स, उनको जॉब्स दे के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो एक प्री कंडीशन होता है इरेडिकेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के फ्रॉम आवर कंट्री. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. और जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वो एक्सपेंड करता है ट्रेड और कॉमर्स को और ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और फिर फॉरेन एक्सचेंज आता है उससे. Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. जो कंट्रीज जहाँ पे ट्रांसफॉर्म करती है अपने रॉ मटेरियल को इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू, वो प्रोस्पेरस है आज के टाइम पे. इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और जो इंडिया की प्रोस्पेरिटी है वो भी लाई करती है इंक्रीज और डाइवर्सिफाई करने में इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एज क्विकली एज पॉसिबल. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से. द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. और जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में उन्होंने एक मेजर बूस्ट दिया है एग्रीकल्चर को बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers. और ये डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ही फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब सेल करते हैं फार्मर्स को ही. दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरलिस्ट. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ हेल्प नहीं करती एग्रीकल्चरलिस्ट को इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेरी एफिशिएंट. और उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी एफिशिएंट बनाता है. In the present day world of globalization, our country needs to be more efficient and competitive. और present day world में globalization के हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि वो more efficient बन सके और competitive बन सके. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो सिर्फ इनफ नहीं है. our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. और हमारे जो गुड्स हैं मैन्युफैक्चर गुड्स उनको compete करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. ओनली देन वी विल बी
एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी कम्पीट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज है वो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेगनेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। लास्ट 2 decades में जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो स्टेगनेटेड है 17% पे जीडीपी के, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री। जो टोटल 27% है इंडस्ट्री का उसमें से विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, और जो 27 में से 10% है वो अकाउंट करता है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का। इसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप की जाती है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। ये इन्फ्लुएंस होती है बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर हो, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, और ये रेयरली पॉसिबल हो पाता है कि सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो एक ही प्लेस पे। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोव्स, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करता है, वहीं पे अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, और जो समटाइम क्या होता है जो इंडस्ट्रीज होती है वो लोकेट करती है नियर द सिटीज। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Pre-independence period में most manufacturing units locate होती थी उनके point of view से कि वो overseas trade कर सके ऐसे एरिया से, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई etc. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, कि जिस तरीके का रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बेस पे। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड सुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सब आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये आता है मिनरल बेस्ड में। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, जो उनका मेन रोल है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। बेसिक और की इंडस्ट्रीज are those which supply their products as raw material to manufacture other goods, that is iron and steel and copper smelting, aluminium smelting। ये जो इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है एज रॉ मटेरियल्स अदर इंडस्ट्रीज को। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने गुड्स को फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस एटसेट्रा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसकी जो लिमिट है वो चेंज भी हो जाती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें अभी तक जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है वो है ₹1 करोड़। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें ये 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये ओन्ड और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि भेल हो गया, सेल हो गया एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इनको ऑपरेट किया जाता है इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे कि टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया। इसके बाद है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको जॉइंटली रन किया जाता है बाय स्टेट और इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इनको ओन किया जाता है बाय प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर होते हैं, सप्लायर्स हाँ ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल उनके द्वारा, या फिर वर्कर्स हो गए, और बोथ। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेज, वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉसेज को प्रोपोर्शनेटली। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, द कोयल इंडस्ट्री इन केरला।
बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड। इसमें हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज आता है। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया। लाइट इंडस्ट्रीज में दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, वो आते हैं हमारे लाइट इंडस्ट्रीज में। इसके बाद है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा, ये सब आता है इसमें। और इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे। इसके बाद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो ऑक्यूपाई करते हैं यूनिक पोजीशन इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में। इट इज ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये कंट्री की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है वैल्यू चेन में, रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक। इसके बाद है कॉटन टेक्सटाइल्स। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस की जाती थी। कॉटन टेक्सटाइल जो होते थे उनको प्रोड्यूस किया जाता था विद हैंड स्पिनिंग से या फिर हैंडलूम वीविंग टेक्निक से। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज, और इसके बाद पावर लूम को यूज किया जाने लगा। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसने सफर किया एक सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, बिकॉज दे कुड नॉट compete विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि वो compete नहीं कर पाई थी विद मिल मेड क्लॉथ से जो इंग्लैंड के द्वारा बनाए जा रहे थे। In the early year, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. और अर्ली ईयर्स में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कंसंट्रेटेड थी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में महाराष्ट्र और गुजरात की। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एटसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, और ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लोकलाइजेशन में। इसके बाद है जूट टेक्सटाइल्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस, और ये सेकंड प्लेस पे है आफ्टर बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और मोस्ट ऑफ द जो मिल्स है वो लोकेट करते हैं वेस्ट बंगाल में, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर के बैंक्स के आसपास इन अ नैरो बेल्ट। जो फर्स्ट जूट मिल था उसको सेटअप किया गया था नियर कोलकाता इन 1855 में एट रिशरा। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया, और पार्टीशन के बाद 1947 में जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। लेकिन जो 3/4 एरिया था जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का वो बांग्लादेश में चला गया था। इसके बाद है शुगर इंडस्ट्री। India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of good and khansari। जो इंडिया है वो स्टैंड करता है सेकंड प्लेस पे एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खनसारी। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन haulage its sucrose कंटेंट रिड्यूसेस। द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी। जो मिल्स है वो इसके मिल्स जो हैं शुगर इंडस्ट्री के वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन यूपी। जो 60% मिल्स है वो सिर्फ यूपी में है एंड बिहार में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियली suited टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। और जो ये इंडस्ट्री है वो सीजनल है नेचर में और आइडियली ये सूट करती है कोऑपरेटिव सेक्टर को। इसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्री यूज करती है मेटल्स को एज रॉ मटेरियल्स उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसमें आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है since all the other industries, heavy, medium and light, depend on it for their machinery,
स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जो स्टील है उसकी ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चर करने के लिए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, scientific equipment and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. और जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है स्टील का उसको रिगार्ड किया जाता है एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky. Iron और steel industry को heavy industry में count किया जाता है because all the raw materials as well as finished goods वो heavy होते हैं और bulky होते हैं, entailing heavy transport cost, और heavy transport cost भी लगता है. Iron ore, cooking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden to harden the steel. इसके बाद है most of the public sector undertakings market their steel through Steel Authority of India Limited. जो most of the public sector undertakings है वो market करते हैं उनकी steel को through Steel Authority of India Limited से. In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. और 1950s में चाइना और इंडिया प्रोड्यूस कर रहे थे almost same quantity स्टील की. टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन आज के टाइम पे चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का. चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और चाइना ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है मैक्सिमम कंसंट्रेशन का आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. These include low cost of iron ore. Iron ore यहाँ पे available है, high grade raw material है in proximity, cheap labor है and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to high cost and limited availability of cooking coal, lower productivity of labor, irregular supply of energy and poor infrastructure. We also import good quality steel from other countries. हम import भी करते हैं good quality steel को other countries से. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. लेकिन जो overall production है steel का वो sufficient हो जाता है meet करने के लिए domestic demand को. Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. Liberalization और foreign direct investment उसने बूस्ट दिया है इस इंडस्ट्री को विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. देयर इज अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलोकेट करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली. इसके बाद है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. और जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की. इट इज़ लाइट, ये लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. और ये लाइट होता है, वेट में रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए, गुड कंडक्टर होता है हीट का, malleable एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब इसको मिक्स कर दिया जाता है अदर मेटल्स के साथ. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट. इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए एयरक्राफ्ट को, यूटेंसिल्स को एंड वायर्स को. It has gained popularity as a substitute of steel. इसको गेन इसने पॉपुलैरिटी गेन की जब इसको सब्सटीट्यूट किया गया स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark, reddish colored रॉक. जो बॉक्साइट होता है वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है स्मेल्टर्स में. इज अ वेरी बल्कि, वो एक वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर्ड रॉक है. अब है केमिकल इंडस्ट्रीज. द केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग है. इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये कंप्राइज करते हैं बोथ लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. रेपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. और रेपिड ग्रोथ को रिकॉर्ड भी किया गया है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. इसके बाद है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर,
mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. जो fertilizer industry है वो centered है around the production of nitrogenous fertilizers जैसे कि fertilizers or phosphatic fertilizers, ammonium phosphate and complex fertilizers which have a combination जिसमें combination होता है nitrogen, phosphate and potash का. The third, that is potash, is entirely imported as the country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compounds in any form. The third है potash, वो entirely import किया जाता है हमारी कंट्री में क्योंकि हमारी कंट्री में कोई भी रिजर्व नहीं है. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. और Green Revolution के बाद industry expand की इंडिया के अदर पार्ट्स में भी. गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन होता है. अब इसके बाद है सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. सीमेंट इसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए सच एज बिल्डिंग हाउसेस, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishments. This industry requires bulky and heavy raw material. इसको bulky और heavy raw material की ज़रूरत होती है जैसे कि limestone, silica and gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. The first cement plant was set up in Chennai in 1904 और जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट था उसको सेटअप किया गया था चेन्नई में 1904 में. इसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. जो ऑटोमोबाइल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स और पैसेंजर्स के लिए. ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. और इंडिया में ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया जाता है एट वेरियस सेंटर्स. आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market. और liberalization के बाद इसकी डिमांड बढ़ी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री cover a wide range of product from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, telephone exchange, radar computers and many other equipments required by the telecommunication industry. बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. और बेंगलुरु को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया की. अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. The major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. इसका एक major impact था इस industry का on employment generation में. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. और जो continuing growth रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वो की रहा है सक्सेस के लिए IT इंडस्ट्री का इंडिया में. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड environmental degradation. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. हाँ, ये हम सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रीज है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी भी कंट्री का. लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन में लैंड का, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्ट हो रहा है डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट का, ये सबको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती है 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन के लिए जिसमें एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन होता है. द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स. और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में ही आती है थर्मल पावर प्लांट्स भी. इसके बाद है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज. ये कॉज होता है प्रेजेंस से हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, sprays, mist and smoke. Smoke is emitted by chemical and paper factories. Bricks
kilns, refineries, and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और जो टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है वो हजार्डस हो सकती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ. एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, और जो एयर पॉल्यूशन होता है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली, एनिमल्स की हेल्थ को, प्लांट, बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफेयर एज अ होल. इसके बाद है वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण एंड एफ्लुएंट्स जो डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में. द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, petroleum refineries, tanneries, and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber, etc. into the water bodies. Fly ash, phosphogypsum, and iron and steel slags are the major solid waste in India. और इंडिया में फ्लाई ऐश, फोस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स वो मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में. थर्मल पॉल्यूशन इसके बाद है. थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू वाटर. थर्मल पॉल्यूशन होता है क्योंकि हॉट वाटर को छोड़ दिया जाता है फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट से, उसको ड्रेन कर दिया जाता है रिवर्स में और पॉन्ड्स में बिफोर कूलिंग, उसको कूल करने के पहले. वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, ये कॉज करती है कैंसर, बर्थ डिफेक्ट होता है एंड मिसकैरेजेस. सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड. जो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है. डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salt and garbage renders the soil useless, और वो उसकी वजह से सॉइल खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. रेन वाटर percolates to the soil carrying the pollutants to the ground. रेन वाटर के कारण सॉइल खराब होती है और उसके बाद वो पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं ग्राउंड में एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड, और उसके बाद ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है. इसके बाद है नॉइज पॉल्यूशन. Not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment. इसकी वजह से hearing impairment भी होता है. Increase heart rate, इसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ रहा है एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस. जो अनवांटेड साउंड होती है उसकी वजह से इरिटेंट एंड वो सोर्स होता है स्ट्रेस का भी. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saws and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. इसके बाद है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्री, एवरी लीटर जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज वो पोल्यूट करते हैं 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर. इसके कुछ सजेशंस हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए. मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 or more सक्सेसिव स्टेजेस. हमें मिनिमाइज करना चाहिए यूज ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग रीयूज करना चाहिए उनका और रिसाइकलिंग करनी चाहिए. हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. ट्रीटमेंट हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ट्रीटमेंट होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, कैन बी डन इन 3 phases में. फर्स्ट उसमें रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट बाई मैकेनिकल मीन्स, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, और टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस से. दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ये इन्वॉल्व करता है रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर का. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also need to be regulated legally. और जो overdrawing हो रहा है ग्राउंड वाटर का इंडस्ट्रीज के द्वारा वो भी थ्रेट है ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए, उसको भी लीगली रेगुलेट करना चाहिए. पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Smoke को भी reduce किया जा सकता है oil और gas को use करके factories में.
Machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficient and reduce noise. और सभी मशीनरी को रीडिज़ाइन किया जा सकता है इंक्रीज करने के लिए उनकी एफिशिएंसी को और रिड्यूस करने के लिए नॉइज को. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenges of sustainable development requires integration of economic development with environmental concern. Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.